बैठो बैठो। लेक्चर नंबर 2 है, इसका मतलब आज का हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो देखिए, कल की बात बता देता हूं। कल संडे है, ठीक है। अब जरा देखिए, आप सभी बच्चों को दो बातें ध्यान रखनी है कि 1 मिनट, जब आप पेपर देने जाओ, ठीक है, मई में, तो उससे पहले कम से कम आप 20 या 15-20 फुल टेस्ट और 15-20 पार्ट टेस्ट दे लो। अपनी कमियां तभी पहचान में आती हैं जब हम मैच में उतरते हैं, उससे पहले सब विराट कोहली ही हैं। जब क्रिकेट पिच पे खड़े होगे तब पता चलेगा कि हैं क्या। तो इस वजह से आप सभी लोग कोशिश करो कि आप इतने टेस्ट दे पाओ। अब इतने टेस्ट देने के लिए बच्चे को एक टाइम चाहिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो टेस्ट देगा कैसे, जब क्लास भी चल रही होंगी, सेल्फ स्टडी भी चल रही होंगी, तो वो टेस्ट कैसे देगा? क्योंकि 3 घंटे तो आप टेस्ट लेते हो भाई, वो घर में भी बैठ के देगा तो 3 घंटे तो उसको टेस्ट ही देना है ना। और उसके आगे पीछे का मतलब, टेस्ट देने यदि बैठ रहा है तो उसके 4 घंटे यूज हो रहे हैं। तो 4 घंटे उसके पास समय भी तो हो कि भाई उसने, जब बच्चा टेस्ट दे रहा है और हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहा है या 3 दे रहा है, इसका मतलब उसकी किसी भी तरह की क्लास ना चल रही हो, और साथ साथ में वो काफी कुछ रिवाइज भी कर चुका हो। एम टेस्ट देना थोड़ी है, एम है उस टेस्ट की एनालिसिस करके नंबर को इंप्रूव करना, ठीक है। तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए होगा। तो हम सबकी कोशिश है कि यार बच्चे को कम से कम 40 से 45 दिन या 50 दिन मिले कि वो 24 घंटे फ्री रहे, किसी तरह की क्लास ना हो। जैसे उस 40 से 50 दिन में कम से कम वो 25 से 30 टेस्ट दे, और उस टेस्ट से जो एनालिसिस निकल के आए कि हमारा ये कमजोर है, हमारा ये स्ट्रांग है, उसको वो इंप्रूव कर पाए। और 40 से 50 दिन में इतना ज्यादा रिवीजन कर पाए कि सब कुछ इतना सेट हो जाए कि वो 30 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे पाए। क्योंकि पेपर में जवाब देने ऊपर से सही देने हैं, ठीक है। तो बायो में तो आप 30 सेकंड में जवाब दे पाओगे, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 सेकंड में जवाब निकालना टफ है। आता हुआ क्वेश्चन कभी मैं निकालूंगा तो मेरे से गलत हो जाएगा, जबकि मुझे तो मान लो केमिस्ट्री तो आती ही होगी ना, फिर भी गलती होगी। क्यों? कभी मैं सिली मिस्टेक करूंगा, क्योंकि मैंने इतने फास्ट एग्जाम कभी दिए नहीं है। यदि पेपर केमिस्ट्री का भी दे दिया जाए आपको और हमको, और दोनों को समय सेम दिया जाए, तो तुम हो सकता है हमसे ज्यादा क्वेश्चन करो, सही नहीं करोगे मगर ज्यादा क्वेश्चन करोगे। हम सही करेंगे मगर तुमसे कम करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी तेज नहीं होगी। क्यों? हम इतनी स्पीड से सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं कभी। तो हो सकता है मैं तुमसे कम क्वेश्चन करूं उस 20 मिनट के अंदर, बस डिफरेंस इतना ही आएगा कि हाँ, हमारी एक्यूरेसी 100% होगी, तुम्हारी एक्यूरेसी 70, 80, 90% होगी। मगर तुमसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। आप 100 क्वेश्चन दे दो कि सर 100 क्वेश्चन है और 20 मिनट का टाइमर है, तो तुम ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, मैं कम करूंगा। क्यों? क्योंकि 20 साल या 25 साल से कभी ऐसा कोई एग्जाम आया ही नहीं जिसमें टाइमर के साथ मुझे पेपर देना हो। बच्चे के पास आया है तो वो करता है।
उसको जल्दी जल्दी पढ़ना, कैलकुलेशन करना, हम तो उसी आराम से पढ़ रहे होंगे, उसी आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है और ये सारी चीजें सीख के ही आपको पेपर देना है। सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? सिली मिस्टेक का मतलब होता है कम पेपर दिए। कम पेपर देने से क्या होता है? सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है। तो किसी में माइनस लगाना भूल गया, किसी में प्लस लगाना भूल गया, किसी में मल्टीप्लायर गलत हो गया, किसी में ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो ये सब क्या है? कम पेपर देने की वजह से। मगर जब बच्चा काफी पेपर दे लेता है तो उसको पता होता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, डेली कर रहा हूं, तो वो सिली मिस्टेक अपने आप कम होने लगती है। तो हम लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं, तरुण सर, हम, एमडी सर, ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार कम से कम 40 से 50 दिन बच्चा ऐसा हो जो अपने आप कम से कम बैठ के 12 घंटे पढ़ाई करे, 14 घंटे पढ़ाई करे और एक पेपर दे अल्टरनेट। एक दिन उसको पढ़ने को मिले 15-16 घंटे। भाई सुबह से क्या है, हमें कहीं जाना नहीं है, मुंह हाथ धो के बैठ के पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे का एक स्लॉट मारा, फिर खाया पिया सो गए या थोड़ा सा आराम किया, फिर 3-4 घंटे का एक स्लॉट मारा, फिर रात में एक 3-4 घंटे का एक स्लॉट मारा। अब वो अपने हिसाब से वो अपना डिसाइड कर लेता है कि किस स्लॉट में उसको क्या करना है। क्यों? हर एक की कमियां अलग है, हर एक की अच्छाइयां अलग है। मगर उसको टाइम मिलेगा तो वो डिसाइड करेगा ना, टाइम ही नहीं मिलेगा तो डिसाइड कैसे करेगा? वो डिसाइड कर लेगा, तो वो अपनी चीजों को इंप्रूव करेगा। अब साथ साथ में इतने टेस्ट देने को मिले तो आप लोगों के लिए हम लोग इस पे भी प्लान है, हम लोग का काफी हद तक प्लान आगे निकल चुका है। मतलब काफी हम लोगों ने चीजें बना ली है कि बच्चों को जो टेस्ट कराने हैं तो कितने टेस्ट पार्ट टेस्ट कराए जाए, कितने फुल टेस्ट कराए जाए, कितने 11 के पार्ट टेस्ट, कितने 11 के फुल टेस्ट, कितने 12th के पार्ट टेस्ट, कितने 12th के फुल टेस्ट सेंटर पे ही फ्री है ना आपको। मगर वो तभी कराए जा सकेंगे, दो चीजें होती है। एक होता है फॉर्मेलिटी, मतलब बिना प्लान के काम करने को हम फॉर्मेलिटी मानते हैं कि बच्चा पढ़ भी रहा है टेस्ट भी दे रहा है तो वो जबरदस्ती फॉर्मेलिटी में आ जाएगा। क्योंकि यदि मैंने कहा भाई पार्ट टेस्ट है 11th के और हफ्ते में 2 हैं, अब हफ्ते में 2 पार्ट टेस्ट यदि 11th के हैं तो इसका मतलब उसको कम से कम कुछ नहीं तो 15 या 12 चैप्टर तैयार करने हैं। भाई केमिस्ट्री के 4-5 हो गए पार्ट टेस्ट में, फिजिक्स के 4-5 हो गए और जूलॉजी बॉटनी मिला के 6-7 हो गए। तो यार वो 12 चैप्टर 2 दिन में तैयार करे क्लास के साथ और क्लास वाला भी तैयार करे, तो इसका मतलब वो फॉर्मेलिटी से आएगा। ऊपर ऊपर नोटबुक पढ़ ली, कुछ इसका देख लिया, कुछ उसका देख लिया, मगर अपनी जान लगा के नहीं आया होगा कि नहीं ठीक है 12 टेस्ट हैं हमारे पास, 3 दिन है मगर 24-24 घंटे के हैं, तो एक एक करके लपेट रहे हैं कि हाँ इसके 100 क्वेश्चन लगाए, इसमें मेरी क्या कमजोरी है, इसमें क्या कमजोरी है, इसमें क्या कमजोरी है, उनको पढ़ा समझा, 20-25-50 क्वेश्चन किए। ऐसा वो करके नहीं आ पाएगा, उसमें गलती उसकी नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है तो आएगा कैसे? तो वो टेस्ट भी हो गए मगर उसका आउटपुट कम निकला। किसी चीज का आउटपुट ज्यादा निकालना सक्सेस है, ध्यान रखिएगा, आउटपुट ज्यादा निकालना, नहीं तो मेहनत सब करते हैं, मैं आपको बार बार लिख के दे रहा हूं, सारा बच्चा पढ़ाई करेगा मगर उससे आउटपुट किसने ज्यादा निकाला है, ये मेन है। तो आउटपुट पे फोकस रखना है कि हाँ हम जब टेस्ट देने जाएं तो इसका मतलब मेरा टेस्ट प्रिपेयर हो, तब आउटपुट निकल के आएगा, कमियां बाहर निकल के आएंगी। नहीं तो तुम क्या सोचते हो, पढ़ते तो आ ही जाते, मतलब तुम्हें कमियां बाहर नहीं आई, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर एक ढाल आई, पढ़ते तो आ ही जाते, और वो गलत भी नहीं सोच रहा है क्योंकि वो पढ़ के दिया नहीं है, तो उसको अपना कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन पढ़ के जाऊंगा उस दिन आ जाएगा। तो पढ़ के जाके देना, उसके लिए उसको टाइम दे दो। तो हम लोगों की कोशिश है कि आपको 40 से 50 दिन फ्री दिए जाए और फ्री में आप सेंटर पे आके टेस्ट दो। शुरुआत में हफ्ते में 1, फिर हफ्ते में 2, फिर हफ्ते में 3, जैसे जैसे उधर की ओर जाते जाओ कि पहले हफ्ते में 1 दे रहा है क्योंकि कुछ क्लासें भी चल रही होंगी तो हफ्ते में 1, जैसे ही क्लास सारी हो जाए तो हफ्ते में 2 हो जाए, उसको थोड़ा रिदम मिलेगा, जब वो और रिदम में आ जाएगा तो हफ्ते में 3 टेस्ट कर दो। मतलब लास्ट के महीने में जो है, लास्ट के 2-3 वीक में हफ्ते में 3, उससे पहले के 2-3 वीक में हफ्ते में 2 और उससे पहले हफ्ते में 1। जैसे उसको 20-25 टेस्ट देने को मिल जाए सेंटर के ऊपर तो वो अपनी क्षमता लगा पाए, अपनी चीजों को पहचान पाए, कर पाए। तो हम लोग आपके लिए सब करा देंगे, ठीक है। हाँ एक और खुशखबरी दे देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने जो 400 क्वेश्चन कहे थे 26 जनवरी को देने को, वो बन गए सारे, मैंने भेज दिए, उसको वो अलाइनमेंट कर रहे हैं कि हाँ कितने कम से कम पेजों में आपके पास आ जाए। वो 400 क्वेश्चन आपको पेपर से पहले तक 2 से 3 बार लगाने हैं,
उससे ये होगा कि वो 400 क्वेश्चन मतलब 400 कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। मैंने इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, सेलेक्ट किया है कि एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हो। यदि आप 400 क्वेश्चन करते हो तो 400 कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट है। अब 400 कॉन्सेप्ट में से कम 50% कॉन्सेप्ट रिपीट मारेंगे। क्यों? मान लो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में 400 कॉन्सेप्ट ही है, तो भाई तुम कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड क्वेश्चन दोगे ना। कोई ऐसा थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है हिस्ट्री का क्वेश्चन डालोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही, तो तुम उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डालोगे ना। तो बच्चे ने जब उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर रखे होंगे तो थोड़ा बहुत तुम लैंग्वेज चेंज करोगे, डाटा चेंज करोगे, तो वो तो इतना पकड़ ही लेगा, इतना टैलेंटेड तो बच्चा है ही है। तो वो 400 का मतलब 400 ही नहीं होंगे, हो सकता है 435 हो, 40 हो सकता है 398 96 हो, मगर 400 से कम नहीं है जितना मेरा आइडिया है। क्योंकि मैंने थर्मोडाइनमिक्स में शायद 70, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 70, 60 70 ठीक है सेलेक्ट किए। और कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो छोटे हैं, जैसे रिडॉक्स, उसमें 40, केमिकल इक्विलिब्रियम में 60 70 सेलेक्ट किए, छोटा चैप्टर है मगर इस टाइम पूछा जा रहा है ना, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। इक्विलिब्रियम में भी 60 70 दिए हैं, सोल्यूशन में शायद 40 से 45 है। मतलब वो मैंने कर दिया है कि जैसे बच्चे की हर एक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, किसी का मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कि हाँ भाई लैंग्वेज घूमेगी तो बच्चा बेचारा पकड़ पाए। तो वो सीट आपको मैं दे दूंगा सबको, ठीक है। आपका काम है उसको अपने टाइम के हिसाब से धीरे धीरे करते रहना, और जब आपकी सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी तो अच्छे से कर लेना। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चा क्या है, जिससे पढ़ता है कोशिश करता है कि वही डाउट बताए, है ना। तो वैसे तो यहाँ जितने टीचर हैं आप सबसे पूछो, मगर फिर भी तुम्हारी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, नहीं भर रही हैं, तो हम लोग भी एक ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट कर देंगे। क्योंकि जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, सर का होगा, तो हम लोग यहाँ फिर रुकेंगे नहीं इतना, है ना। क्योंकि ऑनलाइन का काम यहाँ से हो नहीं पाता जा रहा अच्छे से। जैसे कल आप लोगों ने ये देखा हो तो एक हम लोग लॉन्च कर रहे थे बच्चों के लिए, अब वो पता चला स्टूडियो ही अचानक खराब हो गया, तो उसके चक्कर में वो चालू ही नहीं हुआ। फिर रात में टेक टीम ने सही किया किसी तरह से, अभी भी उसमें प्रॉब्लम है। और मेरी अभी 4-5 बजे वाईटी लगी है, वाईटी मतलब यूट्यूब लगा है, और उस स्टूडियो से चल नहीं पाएगा, लैक है, तो इसलिए हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मगर फिर भी आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा ग्रुप कर पाएंगे कि भाई पहले तुम यहाँ के टीचर से पूछो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो उसमें डाल दो। हम लोग जब भी रात में खाली होंगे तो सारे डाउट बता देंगे, केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री के डाउट बता देंगे, फिजिक्स वाले में फिजिक्स के बता दिए जाएंगे, बायो वाले में बायो के बता दिए जाएंगे। और वैसे यहाँ पे टीचर हैं सारे डाउट बताने के लिए, आप इनमें से किसी से भी पूछो, और सबसे सही है तो इनमें से किसी से भी पूछो, क्योंकि तुरंत के तुरंत डाउट हो जाता है तो मन अच्छा रहता है कि हाँ यार हमारा ये काम हो गया। मगर फिर भी ऑप्शन देंगे कि ठीक है बच्चे हैं, ठीक है फ्रीक्वेंसी मैच है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर इन सब में आपकी भी मेहनत लगेगी। आप बाकी चीजों की टेंशन बिल्कुल ना लो कि कैसे कराया जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल, केमिस्ट्री सब एक एक करके आपको करा दी जाएगी। और सबके प्लान भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों को टेस्ट मिले जब सिलेबस खत्म हो जाए, आपको बता दिए जाएंगे टाइम पे। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि कितने बनाए जाएं टेस्ट, मतलब पार्ट टेस्ट कितने रखे जाएं, फुल टेस्ट कितने रखे जाएं, फुल 11 कितने रखे जाएं, फुल 12 कितने रखे जाएं। तो ये होता है कि यार ऐसे रखो कि बच्चा कर भी पाए, ऐसा नहीं कि पेन कॉपी पे हो गया, पेपर में आ गया, अब बेचारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो कर पाए, क्योंकि उसका आउटपुट ज्यादा है। मैंने क्या कहा कि हम आउटपुट पे फोकस रखते हैं, कि प्रोसेस ऐसा बनाओ कि आउटपुट ज्यादा है, बच्चा कर पाए, तो उस काम को हम लोग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, उसी बेसिस पे हम लोगों ने कल कल आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है 9 बजे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। संडे की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने बंद करा रखी है अपनी इस कल से, ठीक है। आपका टेस्ट 2 बजे से, 1 और 2 का तो है ही नहीं, 3 4 5 का हो सकता है ना। हाँ सारा दिन क्लास में जाता है, सही कह रहे हो। मैं आपको उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। देखो यदि मैं क्लास ना भी लूं, गौर सुनना, तो आप में से 90% बच्चे 9-10 बजे उठेंगे, ठीक है, इधर उधर कुछ करेंगे, 1 घंटे कुछ नोटबुक रिवाइज करेंगे, आके टेस्ट दे देंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन यदि 1-2 दिन में होती तो सारा बच्चा सेलेक्टेड होता, सारा बच्चे सेलेक्टेड होता। यदि टेस्ट की प्रिपरेशन 1-2 दिन में हो रही होती, टेस्ट की प्रिपरेशन सालों में होती है, जिसका सिलेक्शन होता है उसके हमेशा 650 से ऊपर नंबर आ रहे होते हैं, चेक कर लेना, या 600 से ऊपर नंबर आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे डेली 400 आ रहे हैं मगर जिस दिन हमने पेपर दिया उस दिन 680 आ गए। तो टेस्ट की प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी सालों की मेहनत है।
वो आप एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे होते हो कि अच्छा लाओ 2 घंटे पढ़ लिया। 2 घंटे से यदि टेस्ट का नंबर बनना होता है तो फिर भैया इतनी कोचिंगें और इतने हम लोग पढ़ा थोड़ी रहे होते। तो 1 हफ्ते का बैच बनाते, 1 हफ्ते में तुम 2 घंटे पढ़ते और नंबर आ रहे होते। तो ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें आउटपुट नहीं है, मगर हाँ देना है इसलिए दे रहे हैं। मेरा बार बार कहना है किसी चीज के आउटपुट पे जाओ, आउटपुट क्या निकाल रहे हो। अब मैं क्यों ले रहा हूं उसका रीजन बता देता हूं। मैं इसलिए ले रहा हूं कि अभी आप यदि गौर से अपनी लाइफ को देखोगे, पढ़ाई की लाइफ को, तो आप ऐसा कर रहे हो, आप आते हो, क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद घर जाते हो, थक जाते हो क्योंकि 7-8 घंटे क्लास चलती है। आपका 7-8 घंटे 8 घंटे टाइम किल होता है। सुबह 7 बजे 7:30 बजे चलते हो, 8 बजे से यहाँ क्लास होती है, 8 8:30 से जो भी होती है, फिर 3 बजे जाते हो तो 3:30 बजे तक पहुंचते होगे। जब मैं 4 बजे पहुंच रहा हूं तो तुम भी 4 बजे के आसपास ही पहुंचते होगे। ठीक है, फिर खाओगे पियोगे, नहीं खाओगे पियोगे, मान लो पहले खा रखा है तो आराम जरूर करोगे। इंसान की प्रजाति में हम लोग पाए जा रहे हैं, 8-9 घंटे काम कर चुके हैं यार, तो थकान होगी। अब अपने को रिलैक्स करने के बहुत तरीके होते हैं। कोई सो के रिलैक्स कर लेता है, कोई एक दूसरे के साथ गप्पे मार के रिलैक्स कर लेता है, कोई अपना टहल टूल के रिलैक्स कर लेता है, मगर वो 1.5-2 घंटे रिलैक्स करेगा, पढ़ाई की बात नहीं करेगा। अब हो गया 5-6 बज गया, अब 5-6 से लेके रात तक वो 4-5 घंटे पढ़ता है। उस 4-5 घंटे में वो किसी 2 सब्जेक्ट को पकड़ के काम कर लेता है। ये एक डेली का रूटीन है जो सबका यही चल रहा होता है। अब गौर समझना मेरी बात, मैं कहना क्या चल रहा हूं। इस रूटीन को जो चल रहा है वो गलत नहीं है, वो हर बच्चे का ऐसा ही चलता है। मगर जो लास्ट के 2 महीने होते हैं जिसमें क्लासेस नहीं होती हैं, वो रूटीन जिसका बेस्ट होगा वो सेलेक्ट होता है, क्योंकि उस समय रियलिटी में तुम पढ़ रहे होते हो। उसका रीजन है वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम होता है जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो 12 से 16 घंटे। अभी आप 4 घंटे ऑन इन एवरेज सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब उसका एक दिन आज के 4 या 5 दिन के बराबर होता है। क्यों? आपकी क्लासेस नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। वो टाइम मैं आपका ज्यादा देना चाहता हूं कि वो टाइम आपके पास ज्यादा हो, क्योंकि इस टाइम से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इस टाइम से तुम सारा आउटपुट अंदर कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो। अब चीजें सीखने के बाद परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। आप में से अभी किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे से नहीं पता होगा कि कहां कमजोर हो, और कमजोर हो, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कमजोर तो है ही हो। मगर आपको अभी ये नहीं पता कि किस जगह कमजोर हो। आपसे कहा जाता है रिवीजन करो, तुमने चैप्टर उठाया रिवाइज कर दिया, पता चला जिस चैप्टर को मैंने रिवाइज किया उसका 70% पार्ट मुझे पहले से ही आता था, और 70% पार्ट फिर से रिवाइज कर दिया। फायदा क्या हुआ? जो हमें आता है उसी को मैंने फिर रिवाइज कर लिया। जो नहीं आता है वो रिवाइज करना है, वो हमें पता नहीं है अच्छे से। ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है तुम्हारे पास कि नहीं यार ये हमारे 100 टॉपिक हैं जिनको हमें आते ही नहीं है। उसके पीछे 2 रीजन है। एक, सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो लिस्ट कैसे बने। जो खत्म हुए उनकी लिस्ट हम बना नहीं रहे क्योंकि हम एक साथ बनाना चाहते हैं। तो जब लास्ट के जो 3 महीने 2 महीने जिसमें बच्चा घर में बैठा होता है या हॉस्टल में बैठा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम को मैं थोड़ा ज्यादा देना चाह रहा हूं। क्यों? आपको मैं संडे दे भी दूं तो यार 100 में से सिर्फ 4 बच्चे उस संडे का यूज कर रहे होंगे, बाकी सब अपने शरीर को आराम दे रहे होंगे क्योंकि हफ्ते भर उन्होंने काम किया है, तो वो देर से 8-9 बजे 10 बजे उठ रहे होंगे। भाई पढ़ाई करना भी काम ही है। और मैं ये आपके हिसाब से नहीं बोलता हूं, अपने लिए बोलता हूं। यदि मेरी संडे क्लास नहीं होती तो मैं 10-11 बजे उठ रहा होता हूं, ठीक है। अब वही डेली उठ रहा हूं सुबह जल्दी, मगर उस दिन 10-11 बजे उठ रहा होता हूं, टहलता हूं, मोबाइल वोबाइल देखा, ठीक है, नहाया धोया, चाय नाश्ता किया, खाना खाते खाते 2 बजा दिए, फिर थोड़े बहुत इधर, मेरा मेरा ज्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ। वही तुम्हारे साथ है। नहीं, शाम को वाईटी क्लास है, वाईटी क्लास है। तो भाई आप अपनी क्लास के हिसाब से सोच रहे हो, मगर हमें तो पूरा देख के चलना पड़ता है ना। ऑनलाइन बैचेस, यूट्यूब, आप लोग, मीटिंग, सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है। तो कल आप लोग 9 बजे आइए, 9 बजे यहां से खत्म होगा, वहीं से पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। देखो पढ़ा सकता हूं, कॉन्सेप्ट तो मैं 2-2 मिनट में निकाल दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा बड़ा होता ही नहीं, छोटा सा होता है। अभी देखना, जैसे ही बताऊंगा वैसे ही हजम करोगे। मगर क्वेश्चन की वैरायटी, 1 मिनट, क्वेश्चन की वैरायटी जरूर है। तो कल आप 9 से 12 हमें टाइम दो मात्र, उसमें मैं इसी यहां पे खत्म करूंगा, उसी जगह से उठाऊंगा चैप्टर को, और सिर्फ 2 हफ्ते लूंगा। मतलब आज एक लूंगा, एक कोई और लूंगा, बस 2 संडे मैं लूंगा आपके। और इसके पीछे रीजन यही है, हाँ?
हाँ, मतलब 9 से 12 लूंगा तो 2.5 घंटे इफेक्टिव टीचिंग आएगी ना। 5-7 मिनट मैं लेट आऊंगा, ठीक है, 5-7 मिनट सेटिंग बैठेगी भाई, तो इफेक्टिव टीचिंग 2.5 घंटे आ जाए, है कि नहीं? तो इफेक्टिव टीचिंग 2.5 घंटे आ जाए। हाँ, तो चलिए, अब ऐसे बस इतनी बात आज की बहुत है। अब जरा देखो, अब गौर से देखिए, अब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बातें कर लेंगे, पहले पढ़ा दूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हेडिंग दी थी। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के आगे कि और क्या होता है, तो सभी बच्चों को जरा गौर से ध्यान देना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बाद कौन सी हेडिंग है। देखिए, रिलेशन बिटवीन Ka of weak acid and Kb of conjugate base of weak acid। और 3 महीने की बात है, आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है? क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना बेस्ट दो, ठीक है? आप दोगे बेस्ट तो होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखो, रिलेशन बिटवीन Ka ऑफ वीक एसिड एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड क्या है, ये मैं बताता हूं। बहुत इजी, आप सब कर लोगे, जरा मैं जो पूछूं बस उतना बताना। देखिए, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये एक रिएक्शन है और इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1। एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास K1 है। एक ये दूसरी रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास K2 है। अब मैंने कहा ये तीसरी रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है इनकी हेल्प से, ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प से। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में कराया भी है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, उनको मैं जरा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, अपने आप कर लेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं ये 3 चैप्टर में यूज होगा, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जहां पर भी 1-2-3 रिएक्शन देके किसी तीसरे रिएक्शन की बात की जाएगी, वहां पर ये यूज होगा। कैसे करना होता है, मैथ्स की तरह करना है, जैसे मैथ्स में करते हो आप। 2 रिएक्शन की हेल्प से तीसरी रिएक्शन लानी है, इसका मतलब 2 इक्वेशन की हेल्प से तीसरी इक्वेशन लानी है। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं कि जैसे मैंने एक रिएक्शन, एक इक्वेशन ये लिख दी, एक इक्वेशन ये लिख दी, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि यार इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, तो आप इसको केमिस्ट्री कम मैथ्स ज्यादा लो। अब इस इक्वेशन की वैल्यू बताना है तो इनके साथ हम क्या करें, ऐड कर दें। या मैं कह देता कि यार इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, एक और मैंने इक्वेशन लिख दी और कुछ और पूछ लिया। जैसे मैं ये पूछ लेता इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जब मैं इसकी पूछूंगा तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, जैसे y कट जाए। इसकी पूछूंगा तो आप इन सबको प्लस करोगे, ये 2y कर दो, नहीं तो निकलेगा नहीं कभी। इसकी पूछूंगा तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, इसकी पूछूंगा तो इन दोनों को माइनस कर दोगे, है? वैसे ही ये है, इन इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन लानी है। तो आपको क्या करना है, आप क्या छोड़ दो, इक्वेशन चेक करो। तो हमें लाना है वाटर, वाटर किधर लाना है, लेफ्ट में, लेफ्ट में है। हमें लाना है HN, HN राइट में है। हमें लाना है OHN, OHN राइट में। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये और ये उड़ जाएगा, है कि नहीं? और ये उड़ जाएगा, है कि नहीं? आप चेक करो, मुझे इसका लाना है, मैंने इसको कहा इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। मैंने कहा यार मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया,
लेफ्ट लेफ्ट साइड ऐड होता है, राइट राइट साइड ऐड होता है। जैसा आप मैथ्स में करते आए हो वैसा ही करना है। लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा। क्लियर है? तो भाई लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, राइट को राइट को ऐड करो। थोड़ी मक्कारी कर लें, काट काट के ऐड करते हैं डायरेक्ट। तो देखो ये कट गया क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये राइट में, तो कट जाएंगे। ये और ये कट गए, तो लेफ्ट में क्या बचा? वाटर। राइट में क्या बचा? HN। देखो सेम रिएक्शन आ गई है। अब जब देखो एक रूल, यदि सेम रिएक्शन आ जाए तो जब आप इक्वेशन को ऐड करते हो तो के में क्या होता है? मल्टीप्लाई चलता है। रूल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, जिन इक्वेशन को ऐड करोगे तो के कैसे निकलेगा रिजल्टेंट का? उनका मल्टीप्लाई। इक्वेशन ऐड होंगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाता है। इक्वेशन ऐड होंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाता है। यही चीज जब थर्मोडायनेमिक्स में आती है तो जो इक्वेशन के साथ व्यवहार वही डेल्टा एच के साथ व्यवहार। रिएक्शन ऐड हुई है तो डेल्टा एच भी ऐड होंगे, रिएक्शन ऐड हुई तो डेल्टा एच भी ऐड होंगे। ठीक है? रिएक्शन के साथ जो हम व्यवहार करेंगे वही व्यवहार डेल्टा एच के साथ किया जाता है, सिमिलर। मगर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं या आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो बस एक चेंजेस आता है। रिएक्शन के साथ यदि एडिशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं। तो रिएक्शन में आपने एडिशन किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई। है यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जब भी कहीं पर रिएक्शन ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां जाएंगे? मल्टीप्लाई में जाएंगे। क्लियर है ना? और इक्वेशन ऐड होने से हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई और ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखना मैं इनके नॉमेनक्लेचर चेंज करता हूं। आपको कल पढ़ाया था के ए, के बी, के डब्ल्यू, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जरा देखो नॉमेनक्लेचर चेंज करता हूं। ये क्या है? वीक एसिड का डिसोसिएशन, तो इस भाई का नाम रखा गया के ए। अब गौर से देखो, यदि ये वीक एसिड है तो ए आयन क्या हुआ? कांजुगेट बेस। मैंने कहा था ना कांजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूज हो रहा होगा। तो ये वीक एसिड है, प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचा कांजुगेट बेस, तो वीक एसिड कांजुगेट बेस। तो देखो कांजुगेट बेस का केबी, यहां ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन बेस। तो ये वीक कांजुगेट बेस का केबी है तो इसका नाम रख दिया गया केबी, केबी ऑफ कांजुगेट बेस। तो यदि यहां वैल्यू डाल दें, इसका नाम क्या होता है? के डब्ल्यू। इसको तो जानते ही हो, तो आप सबके नाम लिख दो। तो इसका मतलब एक रिलेशन आ गया, के डब्ल्यू इक्वल टू के ए ऑफ वीक एसिड मल्टीप्लाई होता है के बी ऑफ कांजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। अब हम इसको एज ए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कहीं पर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यूज कर देंगे। क्यों? प्रूफ कर चुके हैं, ये एक तरह का प्रूफमेंट है। मगर मैंने क्वेश्चन वाइज प्रूफमेंट कराया था कि क्वेश्चन वाइज हो जाएगा तो बच्चे अपने आप कर लेंगे और उनको ये करना आता है। तो जरा देखो, अब ये हम एज ए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे छापना नहीं अभी, ये रूल हो गया, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगेगा। क्या? वीक एसिड का के ए उसी के कांजुगेट बेस का केबी, केबी नहीं, बच्चे उसको केबी बोल देते हैं कि बेस का केबी एसिड का के ए का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। ना भाई, ये नहीं कहा जा रहा है, जरा चेक करो। वीक एसिड का के और उसके कांजुगेट बेस के केबी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। वीक एसिड का के और उसके कांजुगेट बेस के केबी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। ये एक पेड कॉन्सेप्ट आ गया है। निकलता कैसे है? ऐसे। अब हम बार बार निकालेंगे नहीं, सीधा इसको डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एसिड के लिए लिखा, आप इसको बेस के लिए भी लिख सकते हो। क्या? वीक बेस का केबी और उसके कांजुगेट एसिड का के ए का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। यदि बेस क्या है? BOH, तो इसका कांजुगेट एसिड क्या बनेगा? कल पढ़ाया है, यही तो बनेगा। ये बेस हुआ तो ये क्या हुआ?
कांजुगेट एसिड, है कि नहीं? तो ये दोनों बातें अब फ्रिक्वेंटली बीच बीच में यूज हो सकती हैं, तो हमें दिमाग में इतनी बात करनी है। ये प्रूफ कैसे आया वो समझाया है, और उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है वीक एसिड का Ka उसके कांजुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। इसी तरह वीक बेस का Kb और उसके कांजुगेट एसिड का Ka का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। तो ये दो पॉइंट अब हमें दिमाग में रखने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, हमें क्वेश्चन भी तो बताओ। तो पहले हमने क्या सेट किया दिमाग में, यदि कोई वीक एसिड है तो उसका Ka और उसके कांजुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है, पहला पॉइंट। इसी तरह बेस के लिए वीक बेस का Kb और उसके कांजुगेट एसिड का Ka का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, क्या कोई क्वेश्चन करा सकते हो? हाँ, के इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं, इसका कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन, किसी चीज का यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वो तो एक कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई में है, तो कल कराया था कि Kw की वैल्यू क्या है 55.55 इंटू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं नहीं, एक्चुअल में जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे तो इसको लिखोगे ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट है। लिखोगे तो इसी को, इनका इनका मल्टीप्लाई लिखोगे, इसको कंसंट्रेशन को कहां लिखोगे आप? अब जरा देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पढ़ना जरा क्या लिखा है। Ka ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, HF का Ka दिया है, Ka ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 6.9 इंटू 10 रेस्ट की पावर -4। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा देखो, ये हमारा एसिड है, तो ये क्या हुआ, कांजुगेट बेस, है कि नहीं? तो अब देखो यहां कांजुगेट बेस यूज हुआ है, ये देखो कांजुगेट बेस है। तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब Kb तो पूछ रहा है, वो तो लिखना है, मैंने पीछे ही पढ़ा रखा है, Ka, Kb, Kw ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब वो चाहता तो ये लिख देता कि कैलकुलेट Kb ऑफ कांजुगेट बेस ऑफ Kf, तो भी यही बात होती, या वो ये लिख दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन, तो भी बात वही है। वो तो लैंग्वेज को घुमाया गया है। अब जहां हमें ये बात नहीं पता है कि ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हमें टेंशन होगी कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम में हम कैसे निकालें। तो यार Kb तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, Kb की वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ पाए कि नहीं? देखो ये वीक एसिड है, उसका कांजुगेट बेस ये हुआ, तो ये Ka हो गया। अब कांजुगेट बेस का Kb हो गया, ये मतलब जिस रिएक्शन का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, रियलिटी में वो क्या है, कांजुगेट बेस का Kb है। भाई सही है ना, मतलब समझ रहे हो ना? तो बस ठीक है, तो हम छाप दे, हमने लिखा Kw इक्वल टू Ka ऑफ HF इंटू Kb ऑफ F निगेटिव, और देखो ये F निगेटिव का Kb है, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भाई ने दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो बी आ गया। तो इस पर जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, क्योंकि वो लिख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो वैसे ही हम जैसे ही कोई इक्विलिब्रियम पूछता है ना, तो हम केमिकल में घुस जाते हैं, अच्छा केमिकल लगाना है, जबकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आयनिक में रहा हूं, है ना? तो जरा फोकस रखना, इस कॉन्सेप्ट पर जब क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट पकड़ना टफ होगा, सॉल्यूशन बहुत आसान होगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है।
मगर तुम यही नहीं पकड़ पाओगे कि यार ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि वो लैंग्वेज उल्टी सीधी सेट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो जैसे ही कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है ना, तो हम सीधा केमिकल इक्विलिब्रियम में गिरते हैं जाके, क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलता है। तो हम कहते हैं यार ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो हम सोचते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा क्वेश्चन सर ने कब कराया। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार कॉन्सेप्ट कहां से पकड़े। रियलिटी में आयनिक इक्विलिब्रियम में ही सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। के और के बी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। पीछे मैंने कहा था नॉमेनक्लेचर हुआ है, तो वो पूछ सकता है, हम कर सकते हैं। हाँ बेटे, हाँ, इस रिएक्शन में एसिड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। नहीं भाई, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस की केबी रिएक्शन, भाई बेस है तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एसिड जनरेट कर दिया। अब कॉन्जुगेट बेस का कोई कॉन्जुगेट एसिड थोड़ी होता है, ऐसा मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया। मैंने पढ़ाया एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड वर्ड तो मैंने कभी बोला ही नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने कभी पास किया। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट नहीं होता है ना। और यदि आप बोलोगे तो फिर इसको सिर्फ बेस बोलोगे, सिर्फ बेस बोलोगे। हाँ, हाँ, मगर ऐसा कॉन्सेप्ट हमें यहां सेट ही नहीं करना था। हमें तो ये कहना है ना कि ये एसिड है, मतलब ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। हमें इनका इनका रिलेशन निकालना था। कौन सा, ये अच्छा, देखो इस जगह एक बच्चे का कंफ्यूजन है। ये मैंने एचएफ का नहीं लिखा है, इस पूरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केबी बोला है मैंने, वो बस उस जगह पे डंडा बना के लिख दिया था। इस पूरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही तो केबी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस रिएक्शन हुई ना। एडिशन ऑफ प्रोटॉन बोस्टन एंड लोरी के हिसाब से क्या होता है, बेस होता है ना। बोस्टन एंड लोरी ने क्या बताया था, प्रोटॉन देना एसिड, प्रोटॉन लेना बेस, तो ये बेस हुआ। तो बेस की रिएक्शन हो रही है तो के भी बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इसके इक्विलिब्रियम नहीं, इस पूरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के भी बोला जा रहा है। वो तो मैंने वहां पे लिख दिया था, है ना, क्योंकि इधर जगह कम थी। समझ पा रहे हो सब लोग। हाँ, कॉन्जुगेट बेस का एसिड, हाँ हो सकता है। देखो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हम जाते हैं। यदि वो एफ निगेटिव को बेस बोले किसी क्वेश्चन में, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड एचएफ बना। मगर क्वेश्चन यहां से उठा है एचएफ से, कि एचएफ एक वीक एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस केएफ है कि नहीं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे उठता कि यार एफ निगेटिव एक बेस है, ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट एसिड क्या, के ए बताओ, तो इसका मतलब एच एफ का के ए पूछ रहा है। तो वो तो लैंग्वेज का खेल है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे डिटे रहना है। इसको एसिड बोला तो इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस कौन, इसको बेस बोला तो इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड कौन। तो क्वेश्चन उसने यहां से उठाया था ना, तो हमने यहां से उस इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। मान लो ये क्वेश्चन पलट के पूछता, केबी ऑफ फ्लोराइड आयन इज दिस। अब मैं क्वेश्चन पलट देता हूं, केबी ऑफ फ्लोराइड आयन इज दिस, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन। तो अब केबी हो गया केबी और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया एचएफ। तो केबी ऑफ वीक बेस इनटू कॉन्जुगेट एसिड का के का मल्टीप्लाई केडब्ल्यू के बराबर। तब भी यही फार्मूला लगाते, बस नॉमेनक्लेचर थोड़े चेंज होते हैं, क्योंकि उसने एफ निगेटिव को बेस बोल दिया था। तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कौन आएगा, एचएफ आएगा। सही चल रहा है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट में बच्चे परेशान हो गए मुझे लग रहा है। देखना, डरना नहीं।
कॉन्सेप्ट टफ है ऐसी बात नहीं है, आंसर बताएं। बताइए आप लोग। अब देखिए, आपने कहा अमोनिया बेस है, के भी लिखा है ना, तो अमोनिया क्या है, बेस। तो यदि अमोनिया ने एक्सेप्ट किया तो ये आ गया। अब इसको आपने बेस बोला है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका के बी और इसका के ए का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो तुमने इसका के बी दे रखा है, इसका के ए पूछ रहे हो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, के डब्ल्यू के बराबर। यही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है, तो आप चिपका दो। इसकी वैल्यू कितनी दी है, कैलकुलेशन मैंने इजी दी थी कि जैसे कैलकुलेशन में हम लोगों का टाइम ना खेलो, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है अपने को। आपको बस ये देखना है कि जो दिया है, जो पूछ रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, बस इतना देखना है। क्या वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, जो दिया है जो पूछा जाए, या जो दिया है जो पूछा जाए, क्या वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, बस इतना देखना है? तो यदि एसिड दिया है तो एसिड का के और बेस का के बी मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर। बेस दिया है तो बेस का के बी एसिड का के का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के और के बी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। कॉन्जुगेट आपको किसी भी रिएक्शन से दिख जाएगा। ये देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, उसी तरह यहां भी देखो आपको कॉन्जुगेट एक दूसरे का दिख जाएगा। अब बताओ, ये के और ये कॉन्जुगेट का के भी एक दूसरे के मल्टीप्लाई के बराबर। अब वो लैंग्वेज है कि उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम दे दिया। अब जैसे मैं यहां भी कह सकता था कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन, तो भाई ये बेस और ये इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का ही तो पूछ रहा है, तो अब वो के भी ना कह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकता है। नॉमेनक्लेचर तो चेंज ही करेगा वो फंसाने के लिए। कर लोगे? तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब जरा देखो, अब हम हेडिंग आए हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है, जरा इस पर फोकस करते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाए, ठीक है। ये हेडिंग हमारी आज खत्म होनी है। जब तक हेडिंग खत्म ना हो तब तक कोई हिलेगा नहीं, और काफी मतलब 25-30 मिनट 40 मिनट की हेडिंग होगी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं। अब जरा देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अब एक बार इसको पढ़ के सुनाओ सब लोग, क्या लिखा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या पीएच ऑफ एसिड लिखा है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। तो एक बात सबसे पहली दिमाग में बैठानी है कि हम पीएच सॉल्यूशन का निकालते हैं। हम किसी एसिड का पीएच नहीं निकालते हैं, ना किसी बेस का निकाल रहे होते हैं। किसका निकाल रहे होते हैं, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो बच्चों ने कहा यार इसमें ऐसी क्या बात बताना चाह रहे हो आप, तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें एसिड प्लस वाटर होता है। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें बेस प्लस वाटर होता है कि नहीं। और एसिड में भी HN, वाटर में भी HN, बेस में भी OHN, वाटर में भी OHN। आप जब पीएच सॉल्यूशन का कह रहे हो तो सॉल्यूशन के ही HN रखने पड़ेंगे ना। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं पीएच का, वो थोड़ा गलत पढ़ते हैं, और उसमें बच्चों की गलती नहीं है, बुक वालों की गलती है और थोड़ा सा टीचर की गलती है। बच्चों को जो पढ़ाओगे वही पढ़ेंगे ना यार, अपनी तरफ से पढ़ लेते तो पैसे क्यों बर्बाद करें। तो देखो माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा, माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन लिखा होता है तो बच्चे के दिमाग में सीधा एसिड ही जाता है।
सॉल्यूशन का पीएच निकाल रहे हो तो प्रभु सॉल्यूशन के एचआयन रखोगे, और सॉल्यूशन में पाए जा रहे हैं दो लोग, एसिड प्लस वाटर या बेस प्लस वाटर। तो जब आप पीएच सॉल्यूशन का निकाल रहे हो तो एचआयन भी सॉल्यूशन के रखोगे। अब सॉल्यूशन के एचआयन क्या होंगे? यदि सॉल्यूशन ऐसा है तो भाई सॉल्यूशन के एचआयन क्या होंगे? ये होंगे ना, एचआयन ऑफ एसिड प्लस एचआयन ऑफ वाटर। बताओ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है? सॉल्यूशन में दो लोग हैं तो दोनों के एचआयन का सम। अब एसिड के एचआयन तो हमें पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, मगर वाटर के एचआयन तो कांस्टेंट है ना भाई। वाटर के एचआयन तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट है। एसिड के तो कुछ भी तुम डाल सकते हो, मगर वाटर के तो फिक्स वैल्यू है, तो हमने वाटर की वैल्यू डाल दी। तो इसका मतलब ये जो हम फार्मूला देख रहे हैं रियलिटी में ये फार्मूला ये है, और यहीं पे बस कंफ्यूजन है। बच्चे इस फार्मूले को बुक में जो लिखा है वो समझ के चलते हैं, और बुक में ही ढंग से मेंशन नहीं है, इस वजह से सारा रहता फैला हुआ है। तो तुम अब पहला पॉइंट तो ये समझो कि हम पीएच ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला ये याद रखेंगे या ये याद रखेंगे, वो नहीं रखेंगे जो आप पढ़ के या बुकों में लिखा होता है। लिखा वही है, उन्होंने वही सोचा है, वो बात अलग है, लिखने के तरीके में थोड़ी सी गलती हो गई जिसकी वजह से बच्चा अलग सोच रहा है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन आप पढ़ते हो, मगर हम कैसे पढ़ेंगे? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻7। क्लियर? तो अब हमारा फार्मूला हमेशा ये होगा। पहला पॉइंट ये हो गया, और उसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है क्योंकि तुम पीएच हमेशा सॉल्यूशन का निकाल रहे होते हो। एक बात ये हो गई। अब थोड़ा कहानी को आगे ले चलते हैं। बच्चों ने कहा सर यार ये केमिस्ट्री चल रही है, आप जो है ना केमिस्ट्री में इतनी कैलकुलेशन करा देते हो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। मैथ्स ही ना ले लेते फिर हम लोग, फिर केमिस्ट्री क्यों लेते? तो ये हुआ कैलकुलेशन इजी कर दो। अब यहां मक्कारी की वजह से कंफ्यूजन आएंगे, क्यों क्यों कैलकुलेशन इजी करनी है? तो देखो ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, मगर कोई कहता है कि सर यार प्लस माइनस में टेंशन हो रही है तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर दो। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी कर दो, तो हमने कहा चलो भाई कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ये बोल देते हैं कि यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से, यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ये कर लेते हैं। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ सकते हैं। हम उल्टा पढ़ा रहे हैं, बुकों में होता है वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करना है, मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखना, मैंने क्या कहा कि यदि यार आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे अच्छा आंसर कभी नहीं आएगा। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये लगाने से आएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो आप ये लगाओ। मगर मान लो कोई मक्कारी है कि नहीं यार थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए सर, तो आप क्या करो? यदि एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यदि एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी आ रही है, तो आप इस पूरे की जगह एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डाल सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोला गया है। तो आप इसका मतलब ये लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। मगर कब? जब एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10⁻⁻6 से बड़ा हो। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, ये याद ही नहीं रखना है। एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी होगी तो इसको हटा दिया करेंगे, बस इसी को लिखा रहने देंगे, नहीं तो ये पूरा फार्मूला हमारा चलेगा। इतनी बात आ गई? बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब यहां पर एक दो बातें और बता देता हूं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। वो क्या? एक, पीएच प्लस
POH इक्वल टू होता है 10 की पावर सॉरी pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, है ना। pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14। हमें कहीं pH दिया होगा, POH निकालना होगा, तो इसी से हम इधर उधर करके कर लेंगे। हाँ नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जितनी अब केमिस्ट्री चल रही सब स्टैंडर्ड पे चल रही है, 25 पे चल रही है ना। अच्छा, अब बच्चों ने कहा ठीक है सर, करोगे कैसे? तो अब जरा देखो एक एक करके इसके केस और उन पर डिस्कशन। हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जरा देखिए, यदि कोई एसिड है इस तरह का, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ब्रेक कैसे होगा? ऐसे ब्रेक होगा। किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लग रहा ये ऐसे क्यों ब्रेक कर दिया? HNA टाइप का एसिड है, तो HN कितने हैं? N। HN के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। A के ऊपर कितना होगा? -N, क्योंकि टोटल चार्ज +N, तो इधर -N आना चाहिए। अच्छा, अब देखो यदि किसी ने कहा कि C मोलर एसिड है, तो फार्मूले में क्या एसिड का कंसंट्रेशन डालना है? सॉल्यूशन में भी HN का डालना है, एसिड का थोड़ी डालना है। आपने फार्मूला लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ HN ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, तो एसिड का कंसंट्रेशन डालना है क्या? नहीं, एसिड के HN का कंसंट्रेशन डालना है। चेक करो भाई, टोटल सॉल्यूशन के HN डालने। अब टोटल सॉल्यूशन के HN की वैल्यू ये है, तो इसमें किसका कंसंट्रेशन डालना? एसिड का लिखा है क्या? नहीं, एसिड के HN का है कि नहीं? आप देखो मैंने क्या लिख रखा है, एसिड के HN का कंसंट्रेशन डालना है। तो भाई ये तो कंसंट्रेशन एसिड का है, आप कहते हो C मोलर HCl, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर में C मोल HCl है, या इसको थोड़ा लैंग्वेज में कर लेते हैं, 2m HCl लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो मोलरिटी की मीनिंग क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल HCl है। तो यार HCl का कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए अपने को तो HN का चाहिए, है कि नहीं? तो जरा ध्यान रखना, आपको कभी भी HN का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाता है, वो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन देता है। HN का आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन यदि आपको दिया है और HN का निकालना है, तो गौर सुनिएगा, एटॉमिसिटी ऑफ HN, उसके नीचे कितना लिखा है? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ HN इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HN। जैसे ये लिखा है, तो HN का कंसंट्रेशन क्या हुआ? एटॉमिसिटी कितनी है? 1 मॉलिक्यूल का। यही चीज ऐसे लिखी होती, अब HN का कंसंट्रेशन बताओ, एटॉमिसिटी कितनी है? 2। तो पहली बात, हमें एसिड का कंसंट्रेशन नहीं डालना है, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एसिड का ये है, HN का ये है। तुम जो उसमें एसिड का डाल दोगे तो भी आंसर गलत आ जाएगा। हमें HN का कंसंट्रेशन डालना है, HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड के HN का कंसंट्रेशन। अच्छा, अब करोगे कैसे? देखो, यदि एसिड का HN मिल गया तो बस बात खत्म है। हमें फार्मूले में HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चाहिए, वो निकालने का तरीका आपको बता दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चनों में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी ने कहा 10 की पावर -3 मोलर HCl का पीएच बताओ। मैंने कहा बता देंगे भाई, जिद कर रहे हो तो। पीएच का हमारा फार्मूला क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड का? देखो करने का तरीका बता रहा हूं, हमारा ये है कि pH इक्वल टू -log(HN) कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, है ना? हमारा ये है। बुक का क्या है, बाकी का क्या है अपने को नहीं पता, अपने को ये लगाना है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया?
अब एचायन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बताओ कितना है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना, डायरेक्ट निकालेंगे। यहां कितना लिखा है 1, तो एटॉमिसिटी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो एचायन कंसंट्रेशन आ गया, उठा के डाल दो। अब हम क्या करेंगे, यदि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो तो सबसे सच्चे आप हो, सबसे ईमानदार आप हो, मतलब आपका आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है। मगर हम सच्चे सच्चे बनना नहीं चाहते हैं, हम तो सिर्फ आंसर निकालना चाहते हैं, मक्कार टाइप के लोग हैं। तो अब हम अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हैं। क्या एचायन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है? यस, बड़ी है। तो बड़ी है तो मैंने वाटर को छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको आगे ले आए तो ये क्या आ गया, पहला क्वेश्चन है तो हर चीज सॉल्व करके दे दे रहा हूं, है ना, फिर धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट होते चले जाएंगे। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 3, +3 लिख लो या 3 लिख लो, क्योंकि पीएच ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू है, यदि कहीं निगेटिव आ भी रहा होता है तो प्लस लिखा जाता है। तो पीएच इक्वल टू कितना आया 3 आया। कैसे किया, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लगाना है। फिर एचआईएन की वैल्यू यदि 10⁻⁻6 से बड़ी है तो वाटर वाले को निगलेक्ट कर देना है। मान लो कोई करना भूल जाए तो इसका मतलब नहीं वो क्वेश्चन गलत कर रहा है, वो सबसे सही क्वेश्चन कर रहा है। तुम यदि कुछ भूल जाओगे तो तुम सबसे सही कर रहे होगे, ध्यान रखना। वहां उल्टा होता था, बुक में भूले तो क्वेश्चन गलत होता था, यहां मैंने अलग सेट कर रखा है कि यदि तुम भूल जाओ तो तुम सबसे सही कर रहे हो। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, कम सही कर रहे हो, और यदि तुम भूल जाते हो तो और अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, वाटर की वजह से गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही सेट कर दिया है। यदि मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर हम अप्रोक्सीमेशन लेना भूल गए, अरे तुम सबसे सही हो यार, तुम्हारा आंसर तो और अच्छा आ रहा है। वहां उल्टा होता था, वो कहते थे वाटर ऐड करो वाटर हटाओ, वाटर ऐड करना भूल गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता था। यहां भूलने का काम ही नहीं है, भूल जाओ तो भी सही है, नहीं भूले तो भी सही है, तो अब आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके बताया है। तो जब भी पीएच निकालना हो तो क्या लगाओगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचआईएन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जब देखेंगे एचआईएन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है तो हम वाटर को छोड़ देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। मान लो किसी ने नहीं छोड़ा तो वो और अच्छा आंसर निकाल के देगा, मतलब वो आंसर सबसे अच्छा होगा। तो आप छोड़ो या ना छोड़ो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आ? किससे? अच्छा तुम कह रहे हो यही चलेगा तो अलग आएगा, अरे नहीं मुन्ना, चलो इस बच्चे का डाउट बता देता हूं। पहले मैं बताऊं कि ये पूछ क्या रहा है, सबको पहले ये बताओ। ये कह रहा है कि सर यदि हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे ना तो 3 आंसर नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो मैंने कहा चलो एक बार बच्चे की बात मान लेते हैं, हम तुम इधर करते हैं यार, है ना, अलग कलर से करते हैं। वहां थोड़ा मैथ्स का लोचा हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा इसको हम पहले जोड़ लें, है ना, जोड़ा जाड़ी पहले कर लेते हैं। देखो देखना भाई, डरना नहीं, जोड़ने जा रहे हैं, 1 2 3 4। भाई पावर सेम होंगी तभी कॉमन होगा। -3 को -7 करोगे, तो जब -3 को -7 करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे। देखो ये -3 लिखा है, 1 2 3 4 10⁻4 और 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻3 हुआ। अब क्या है 10⁻7 कॉमन ले लिया, तुमने एक्चुअली में मैथ्स गलत सॉल्व किए। चलने तो दो मुझे, अब आगे बढ़ते हैं। डरवा देते हैं मुझे, मतलब ज्यादा है तो धमका देते हैं, सही है। अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूं तो बुरा मानोगे, क्लियर है।
यहां तक बस देख लो, क्योंकि अब तो सीधा आंसर आने वाला है। यहां तक ठीक किया है। देखो मैथ्स ये है, अब केमिस्ट्री लगा रहा हूं, जोड़ना उड़ना तो मैथ्स का काम है। अब जरा देखो, मैंने पीएच लगाया है। देखो डाउट आप कुछ भी पूछो, ठीक है, मैं कुछ भी बोलता हूं तो आप उसका बुरा मत माने, ठीक है, वो तो बैच चल रहा है तो हंसी मजाक चलता रहता है। क्लियर? कौन है ये? कोई बात नहीं, मान जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, log m प्लस log n, माइनस लगा तो माइनस भी अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर आ गया, भाई को ऐसे ही रखा, ये 3 हो गया, 3 माइनस log 1 पॉइंट, ये log 1 की वैल्यू बताओ। तुमने क्या किया होगा, मैथ्स में कहीं गड़बड़ कर दी होगी। तो 3 और 7 को प्लस तो मैंने भी किया है। अच्छा, 10 की पावर माइनस 10 किया क्या किसी ने? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या हुआ, यदि हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं तो देखो यहां से लेके यहां तक जाना पड़ता है। तो ये हुआ कि यार केमिस्ट्री वाले कैलकुलेशन क्यों करें, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन मारना शुरू कर दिया, बदमाशी चालू कर दी, है ना, क्योंकि इसका आंसर आता 2.9991, तो 2.991 को क्या हुआ, 3 का लो, तो ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में सही आएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब चलो और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन से थोड़ी काम बनता है, और क्वेश्चन दो, तो मैंने कहा एक और देते हैं। देखिए इधर, आवाज नहीं करिए, अब हम लोगों को बस क्वेश्चन क्वेश्चन ही करना है, जैसे आप हर तरह के क्वेश्चन को समझ लें। देखो 10 की पावर माइनस 3m H2SO4, अब मैंने कहा इसका पीएच निकालो, बच्चे ने कहा निकाल देंगे। तो देखो अब मैं धीरे धीरे डायरेक्ट भी होता जाऊंगा, है ना। अब मैंने एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाला, तो कितना आया, सब लोग समझ गए ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसे निकाला जाएगा, एटॉमिसिटी इनटू ये। अब हमारा पीएच का फार्मूला आ गया, हमारा फार्मूला ये है ना। अब इस बार फार्मूला नहीं लिखा, अब थोड़ी मक्कारी करने तो दोगे यार टीचर को, बुढ़ापे में कितना लिखवाओगे। तो फार्मूला हटा दिया है, मतलब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डाल दी है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर -7। अब ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, तो वाटर को छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। देखते रहना, सही कर रहा हूं। अब बच्चों ने कहा सर थोड़ी सी और हेल्प कर दो, कैलकुलेशन इजी करने में हेल्प करो। अब इसको आप लॉग ऑग लोगे, तीन झाम बनाओगे, तो क्या कुछ कर सकते हो, तो मैंने कहा हाँ। अब तुम्हारी कैलकुलेशन इजी करने के कुछ तरीके बताता हूं मैथ्स के। देखो, हाँ यार, ये तो वो छोटी छोटी मैथ्स है ना, बड़ी वाली नहीं आती है। हाँ, वो तो भूल गया, बहुत दिन हो गए। माइनस लॉग, जैसे ये लिखा है माइनस लॉग एक्स डॉट वाई, मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -7, ऐसा कुछ लिखा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है मैं सिखा देता हूं। आप क्या करोगे, इसको पकड़ो जेड, फिर यहां से लेके यहां तक लिख दो, आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आप देखो इधर सॉल्व करके दिखाता हूं, ये कितना लिखा है, फिर यहां से यहां तक लिख दो, और ना मानो अभी 4 लाइनें लिखने के बाद यही लास्ट लाइन आएगी। log 2 की वैल्यू, अब यहां पर भी थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। log 2 जब भी आए 0.3 डालो, log 3 जब भी आए 0.8 डाल दो, सॉरी 0.48, log 3 की वैल्यू 0.4771 ही होती है ना। log 5 जब भी आए 0.7 डाल दो, 0.6991 होती है, तो 0.6991 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.7। लॉग कौन है, log 4 वाला, log log 4 का 2 की पावर 4 नहीं लिखोगे,
क्यों यार, अब कहीं पता चला बेहोश हो जाए टीचर, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जिसमें बेहोश ना हो। तो log 7 इक्वल टू 0.48, log 10 1, log 1 0। बस अपने को इतनी जरूरत है। इसको अचानक आंसर कैसे लिखें वो सिखा दिया। तो जब भी कोई लॉग के अंदर वैल्यू होगी तो हम इस फॉर्मेट में कर लेंगे, 3.7 इंटू 10 की पावर -5, ऐसे कर लेंगे। जैसे क्या है, हम तुरंत ये लिख सकते हैं, तो हमें कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और नहीं तो उसी तरह से कैलकुलेशन करोगे जैसे करते हो, है ना। तो ये आ गया, अब इसकी वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई हम लोगों को? नहीं। तो अब आनी चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब धीरे धीरे हम अलग अलग केस कराएंगे, जैसे आप समझ पाओ कि हाँ यार कॉन्सेप्ट में एक भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं चेंज करेंगे। कम आता है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस आप फोकस रहिएगा उस पर, ऐसा नहीं कि बुक में दिया है वही चिपका रहे हो, हर क्वेश्चन का अलग मेथड। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये वाला फ्रिक्वेंटली यूज होगा, क्योंकि बार बार लॉग फंसेगा, लॉग फंसेगा तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, ये लिखा फिर यहां से यहां तक लिख दिया। अच्छा, बच्चों ने कहा चलो सर इस क्वेश्चन को करो। हाँ अभी करते हैं। देखो 10 की पावर -8 मोलर HCl, कहा गया पीएच निकालो, मैंने कहा निकाल देंगे यार। अब मैंने कहा है कि मैं धीरे से क्या है डायरेक्ट करता चला जाऊंगा, तो अब मैं देखो डायरेक्ट पे आ गया, माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन, फार्मूला था pH इक्वल टू माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हुआ, 1 इंटू 10 की पावर -8। ये लाइन मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दी, समझ गए हो। अब धीरे धीरे मक्कारी पे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि छोटी छोटी लाइनें, अब फार्मूला बार बार मैं पूरा लिखूं, अब तो याद ही हो गया आपको। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डाल दी। एच अलग से निकाल के दिखाऊं तो अब वो तो अब निकालना सीख गए ना, बस ये और ये मल्टीप्लाई करो, एच आ गया। तो 1 इंटू दिस एच की वैल्यू, तो एच ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, यहां ठीक है, बस खत्म हो गया। फिर क्या है, अब जरा देखो, क्या इसको मुझे छोड़ना है, एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है ना। प्रभु माइनस में है, आधा कंफ्यूजन वैल्यू छोटी बड़ी में। 10 की पावर -8 वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, क्योंकि पावर निगेटिव है, ठीक है। तो 10 की पावर -6 से छोटी वैल्यू है, तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो डायरेक्ट कर दूं, पहली बार ये इक्वेशन आई है तो इधर सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो अभी कोई ना कोई जरूर पूछेगा। पावर सेम करना है, तो पावर सेम करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। देखो डाउट कभी छोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी पूछो, वो मजे तो लेने ही है हमको, चाहे तुम छोटा डाउट पूछो चाहे बड़ा पूछो, सही है। इसको 10 इंटू 10 की पावर -8 लिखा, 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, तो 10 + 1, तो ये हुआ 11 इंटू 10 की पावर -8। फिर इसको 1.1 इंटू 10 की पावर -7 लिख लिया, वो देखो डायरेक्ट वही लिखा है मैंने, है ना। तो करते करते, ऐसा नहीं कि मेरी मैथ तेज है, करते करते याद हो गया है, और कोई बात नहीं है। अब हम लोग फिर मक्कारी खेलेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर में कैसे लिखना है, ये लिखा, यहां से यहां तक छाप दिया, तो आंसर जो है GS 6.9982 समथिंग आ गया। अब जरा देखो, यहां पे कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, ठीक है। अब जब मैं थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो बच्चा एकदम मैथ्स में घुस जाएगा, कहेगा अरे सर 6.99 लिखे, इसको 7 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेशन चालू हुआ है ना, तो बस चालू हुआ है तो चालू हुआ है, तो बच्चा अब हर जगह अप्रोक्सीमेशन लगा देता है। मगर एक प्रॉब्लम है,
उतनी ही मैथ्स लगानी है जिसकी वजह से केमिस्ट्री खराब ना हो। केमिस्ट्री गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि तुमने पीएच इक्वल टू 7 कर दिया तो वो न्यूट्रल हो गया। तो यार एच आयन HCl का सोल्यूशन रहेगा तो एसिडी, न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? सोल्यूशन HCl का है तो वो न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? तो तुम ऐसा ना हो कि अप्रोक्सीमेशन अपनी तरफ से थोड़ा सेट कर दो कि अच्छा अप्रोक्सीमेशन चल रहा है तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन मार दिया कि सर ना, सर भी यार लगता सर को आता नहीं है कि इसको भी साथ लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखियो कि हर जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। आपको अप्रोक्सीमेशन जहां मैं लगाऊं वही लगाना है। और मैंने एक ही जगह अप्रोक्सीमेशन लगाया वाटर छोड़ने में, कि कब वाटर छोड़ना है। एसिड में कभी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, वाटर को छोड़ने में बस अप्रोक्सीमेशन लगाया कि वाटर को कब छोड़ना है। ठीक है, अब जरा देखो, एक बात समझ गए कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। यदि वो एसिड है तो पीएच हमेशा 7 से कम आएगा ना यार, है कि नहीं? तो आप ये मत समझ लेना कि नहीं हर जगह मैथ्स लग जाएगी। उतनी मैथ्स लगाओ जिससे केमिस्ट्री वाले को चक्कर ना आए, है ना, कि पता चला उसको टेंशन हो जाए कि ये क्या हुआ है। अब जरा देखो, हाँ क्या बेटे, हो कहा, हाँ log 1.1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, यही कह रहे हो? log 1 की वैल्यू 0 और 0.1 लगाए, इसका मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और log 2 की वैल्यू 0.3, इसका मतलब 0 से 0.3 के बीच में कोई होगी, जो मैंने वो रख लेना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेक करने ना अपने को, है ना, तो इसलिए ज्यादा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। हमारी जो ये वैल्यू अभी पीछे लिखी है भाई, log 2 होता तो 0.3 आता, log 1 होता तो 0 आता। इसका मतलब ये 0 से 2 के बीच की वैल्यू है, तो 0 से 0.3 के बीच का जो मन हो रहा लिख लो। लास्ट के डाटा है, आंसर में ज्यादा चेंज आएगा नहीं, आंसर तुम्हारा तुम्हारा पकड़ में आ जाएगा कि हाँ यार यही वाला होगा, है ना। अच्छा, अब रॉन्ग सोल्यूशन देखो। यदि ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो दिक्कत कहां होती है, जरा देखो। एच आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8, तो पीएच इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो पीएच इक्वल टू 8। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ जो मोस्टली बच्चे करते हैं कि भाई एच आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, वैल्यू डाल दी, पीएच 8 आ गया। अब मान लो कोई बच्चा थोड़ा समझदार है तो उसको लगता है यार पीएच 8 कैसे आ सकता है, एसिड का पीएच 8 क्यों आएगा? तो देखो मैथ्स के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, मगर केमिस्ट्री के हिसाब से गलत है। एसिड है तो एसिड का पीएच 6 से 7 से हमेशा कम आएगा ना, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन गलत लगा है। अब बताओ गलती कहां पे है, बताओ गलती कहां है? गलती ये है कि यार आपको यहां पर वाटर के अचायन ऐड नहीं है ना, तो ये बात है। अब हमारे में गलती होगी नहीं क्योंकि हम पहले से ऐड करके चल रहे हैं, हमें गलती करना ही नहीं है, क्यों, पहले से ऐड है। अब यहां भूल गए तो आंसर गलत आएगा। हमारा क्या है, पहले से फार्मूले में वाटर ऐड है, तो हमें भूलने पे कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वाटर पहले से ऐड करके मैंने फार्मूला बना दिया है। तो अपने को कभी टेंशन नहीं होगी कि क्या करना है, अपना आंसर हमेशा सही आएगा। अच्छा, बच्चों ने कहा सर और क्वेश्चन बताओ, मैंने कहा और बता देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डरिए नहीं। आंसर बताइए सब लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो अब हमारा, एक मिनट रुक जाइए, अब आंसर बताओ। तो देखो 10 की पावर -13 MHCl है। अब मैंने कहा इसका पीएच बताओ,
तो अब इसका पीएच कैसे निकाला बच्चों ने? तो बच्चों ने कहा सर आपने ये पढ़ाया है, हम अपने वाले कॉन्सेप्ट से निकालना चालू करते हैं। ठीक है, यही तो पढ़ाया मैंने। अब गौर सुनना, बच्चे कभी कभी करते क्या है, देखते हैं कि सर अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, इसको छोड़ दो क्योंकि ये बड़ा है। तो बच्चे कहते हैं यार ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ दो। क्यों? दोनों के बीच में 5 जीरो का डिफरेंस है। मतलब वाटर के एचायन कंसंट्रेशन एसिड के एचायन कंसंट्रेशन से 1,00,000 गुना ज्यादा है। 5 जीरो में 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं। मतलब वाटर के पास जितने एचायन है ना, वो एसिड के एचायन से 1,00,000 गुना ज्यादा है। तो बच्चों ने कहा सर अप्रोक्सीमेशन मारो, इसको छोड़ दो। अब इसको छोड़ दें, मैथ्स के हिसाब से तो बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चा, गलत थोड़ी कह रहा है यार कि छोटी वैल्यू को छोड़ दो, इतनी देर से यही तो सिखा रहे हो। अब क्या आया? पीएच 7। जब पीएच 7 आ गया तो यार ये क्या हो गया? न्यूट्रल। एचसीएल का सोल्यूशन है, न्यूट्रल कैसे आएगा? तो मैथ्स बच्चे ने सही लगाई है, मगर केमिस्ट्री वाला बुरा मानना है। यहां जेंडर चेंज हो रहा है। भाई एसिड न्यूट्रल में चला गया। भाई मैं दिल्ली रहूं तब भी मेल रहूंगा, पटना आया तब भी मेल रहूंगा, कोटा जाऊंगा तब भी मेल ही रहूंगा ना, फीमेल थोड़ी हो जाऊंगा यार। कहीं जाऊंगा तो मेरा वजन कुछ बढ़ जाएगा, कुछ मेरा वजन कम हो जाएगा, बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है, हाथ पैर मान लो एक आध कम आज ज्यादा हो जाएगा, मगर ऐसा थोड़ी होगा कि ये बवाल हो जाए। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जब पीएच निकाल रहे हो तो जेंडर सेम रहे, एसिड है तो एसिड रहे, बेस है तो बेस रहे। पता चला तुम एसिड का पीएच निकाल के लाए हो 7 से बड़ा, बेस का पीएच निकाल के लाए हो 7 से छोटा, तो ऐसी घटनाएं ना घटे। तो अब आप गौर सुनो, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि प्रभु एसिड के एचायन चाहे जितने कम हो वो कभी निगलेक्ट नहीं होंगे। ये जो अप्रोक्सीमेशन का खेल है सिर्फ वाटर के साथ खेला जाता है। ऐसा ना हो खेल खेल में तुम एसिड के साथ खेल दो। एसिड चाहे जितना कम हो निगलेक्ट मत मार देना, नहीं तो आंसर सब उल्टे सीधे आ जाएंगे। मैथ्स के हिसाब से प्रॉपर बिल्कुल ठीक है, मगर आंसर 7 आ रहा है और ये बता रहा है ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। एचसीएल का सोल्यूशन न्यूट्रल कैसे होगा? तो ध्यान रखना, कभी भी हम एसिड को निगलेक्ट नहीं करेंगे चाहे जितनी छोटी वैल्यू हो। निगलेक्ट सिर्फ वाटर को किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए बार बार हम वाटर को अभी तक निगलेक्ट करते आए हैं, मगर उससे बहुत छोटी वैल्यू एसिड की लिखी है, मगर निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निगलेक्ट करने से ये दिक्कत आएगी। ठीक है, हम कह रहे हैं 7 से कम होगा चाहे जितना कम हो, अप्रोक्सीमेट 7 है, मगर 7 से कम ही लिखोगे, 7 भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 7 लिखते ही वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 7 से कम रिप्रेजेंट करती हो। तो देखो 6.99 मतलब 7 से कम को रिप्रेजेंट कर रही है ना, बस ठीक है, ये बता रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन है। तो आंसर क्या हुआ? ये। हाँ, यदि ऑप्शन में ये ना हो तो फिर अप्रोक्सीमेशन में टिक करते वैसे, मगर वो इतना गलत आंसर नहीं देगा क्योंकि केमिस्ट्री गलत हो गई ना। लैंग्वेज तो तुमने बना दी, मगर ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जिससे साइंस गलत ना हो रही हो, कॉन्सेप्ट गलत ना हो रहे हो। अच्छा, अब जरा देखो बच्चों, बच्चों ने कहा सर दूसरी हेडिंग पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अच्छा, मैंने जो अभी बताई बातें वो समझ पाए हो? अब गौर सुनो, यही छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, फार्मूला नहीं याद रखना है। ध्यान रखना, फार्मूला कहीं नहीं लगेगा, ये छोटे पॉइंट के साथ फार्मूला लगेगा। फिर से समझो, फार्मूला कहीं नहीं लगेगा, ये छोटे पॉइंट लगाने के बाद फार्मूला लग रहा होगा। छोटा पॉइंट भूल गए तो फार्मूला अपने आप क्वेश्चन को उल्टा सीधा देगा। और दिक्कत यही है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चे फार्मूला रट के बैठे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे फार्मूला रट के बैठे हैं, जबकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। पहले वो छोटे पॉइंट लगेंगे, उन छोटे पॉइंट के बेसिस पे फार्मूला अपने को अरेंज करेगा। तो फार्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ आंखों का धोखा है कि तुम्हें लग रहा है पीएच का कोई फार्मूला है। पीएच के फार्मूले से पहले देखो छोटे पॉइंट लग रहे हैं, ये सब देखो कब कौन निगलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कैसे करना है, ये जो छोटे पॉइंट है ये दिमाग में रखने हैं। फार्मूला तो सबको याद ही होता है यार, वो तो इतने बार पढ़ा है कि याद ही है, उससे क्वेश्चन मगर बनेगा नहीं।
तो आसपास की चीजें याद रखना। अब जैसे देखो इसमें क्या खास बात बता रहा हूं, देखो जब भी किसी बेस का पीएच पूछा जाए, गौर सुनिए, आप है बेस, अब पूछ रहे हो पीएच, तो यार ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात है तो हम अपना सही रास्ते से चलेंगे। जब भी किसी बेस का पीएच पूछा जाएगा तो तुम पहले पीओएच कैलकुलेट करोगे। फिर से सुन लो, जब भी किसी बेस का पीएच पूछा जाएगा तो तुम पीओएच कैलकुलेट करोगे, तुम डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। पीओएच कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, उसी तरह से, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट, जितनी बातें वहां बता के आए हैं डिट्टो सारी सेम यूज होंगी। पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में वाटर के भी ओएच एन होंगे, तो डिट्टो सेम फार्मूला सेम कंडीशन। ये देखो, अब आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो अप्रोक्सीमेशन का भी वही फार्मूला है, वही कॉन्सेप्ट है। यदि बेस के OH आयन की वैल्यू 10⁻⁻6 से ज्यादा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। आप इस चीज को अप्रोक्स ऐसे लिख सकते हो, जो वहां बताया डिट्टो वही है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ये देखो, तो पहले स्टेप में क्या करोगे, पीओएच निकालोगे इस फार्मूले से, उन कॉन्सेप्ट से। दूसरे स्टेप में हम पीएच निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, इस फार्मूले से, मतलब ये क्लियर। तो अब हमें दिमाग में बैठाना है कि यदि किसी बेस का वो पीएच पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच पूछ रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पीओएच, फिर पीएच निकालेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान, अभी मैं बीच में एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि देखो ऐसा करने से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, और तुम बुक की तरह या अपनी तरह से लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बात मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब मैं फिर क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, किसी ने मेरे से कहा कि यार इसका पीएच बताओ, तो अब मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, क्यों, क्योंकि आप बहुत सारी बातें सीख गए हो। OH आयन कंसंट्रेशन कितना आया, यहां पे कितना लिखा है 1, तो OH आयन कंसंट्रेशन आया 1 × 10⁻⁻4। तो OH आयन कंसंट्रेशन आप बेस क्या है, 10⁻⁻4, है ना, और 10⁻⁻4 की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है, तो वाटर को छोड़ दिया, तो डायरेक्ट ये आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ पाए कैसे लिखा है भाई, उधर समझ रहे हो तुम लोग, भाई इधर आ जाओ, उधर नजर नहीं पड़ती तुम लोगों पर। अब तुम तैयार हो क्या हो तो कम से कम दिखते तो रहो, इधर उधर बैठे रहते, मतलब तैयार आपस में दिखते रहते ना। तो देखो, तो पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻4, तो ये डायरेक्ट लिखा, समझ गए सब लोग कैसे किया है। भैया किसी को ना आए तो पूछ लो, सही है, ठीक है, तो बस ठीक है ना। तो पीओएच कितना आ गया, 4, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप खत्म हो गया, हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। सही है, पीओएच इक्वल टू लगाया माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस 10⁻⁻6। OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी थी, इसलिए वाटर छोड़ दिया और ये आ गया डायरेक्ट। अब फिर इसको तो सॉल्व किया है, पीओएच निकल आया तो फिर पीएच निकाल दिया, है ना। अब जरा देखो यार, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने कहा कि यार क्वेश्चन ये दिया है, पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और बुकों में, हर बुक में मिलेगा। अब मैंने कहा इसका पीएच निकालो, क्योंकि हम निकालेंगे तो पीएच ही। अब जरा देखिए, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आपने क्या किया,
POH इक्वल टू माइनस लॉग, पूछ पीएच रहा है मगर ये बेस है, बेस का यदि कोई पीएच पूछेगा तो हम पीओएच निकाल देंगे, हम पीओएच निकालेंगे। तो पहले मैंने पीओएच निकाला, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7। वाटर हटाना है, वाटर हटाना है, नहीं हटाना है ना? क्यों नहीं हटाना समझ रहे हो? क्योंकि बेस के कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है। क्लियर है? तो मैंने नहीं हटाया। अब इसको सॉल्व करो। तो ऐसा सॉल्व कैसे होता है मैं पीछे करके आया हूं, तो डायरेक्ट चिपका दिया। 10 इंटू 10 की पावर -8 करेंगे, 10 की पावर -8 कॉमन लेंगे तो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 10 की पावर -8, पावर इधर की तो ये आ गया, है ना? पीछे करके आया हूं इसकी कैलकुलेशन। अब मैंने क्या किया, पीओएच कर दिया, ये लिखा, यहां से यहां तक लिख दिया, पहला स्टेप खत्म हो गया, पीओएच आ गया। अब पीएच लाए, 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस पीओएच करोगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। क्लियर? हमारा आंसर ये आया। अब जरा देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी बेस का पीएच पूछा जाए तो आप पहले पीओएच निकालो देन पीएच निकालो। यदि किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, OH की वैल्यू कितनी है, HN कंसंट्रेशन इंटू OH कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -14, तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू, क्योंकि हमें पीएच निकालना है ना भाई, ये इक्वेशन तो हमें पता ही है कि HN का कंसंट्रेशन इंटू OH कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 होता है। अब OH का कंसंट्रेशन मिल गया, हमें निकालना है पीएच, तो हमने डायरेक्ट HN का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब मैंने पीएच का फार्मूला लगा दिया, ये देखो। अब इस सॉल्यूशन में गलती कहां है, ये आंसर तो रॉन्ग है, क्यों? NaOH है, तो NaOH बेस है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए, यहां 7 से कम आ गया है, तो ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूशन में कहीं गलती है। मगर गलती कहां है? देखो कहां पे गलती है उस जगह बताओ, उसमें कहां ऐड करना है, कहां गड़बड़ करना है, तो जरा देखो। हाँ, तो कहां पानी ऐड करें, यहां पे ऐड करें, यहां पे ऐड करें, यहां पे ऐड करें, कहां ऐड करें? इस जगह ऐड करें कि इस जगह ऐड करें? दो ही जगह मुझे समझ में आ रही है, यहां ऐड किया जाए कि यहां ऐड किया जाए। तो देखो, हाँ, तो यहां पे क्या गलती है कि ये जो OH आयन लिए ये गलत लिए है, ये इक्वेशन सोल्यूशन के लिए, HN concentration of solution into OH concentration of solution equal to 10 की पावर -14। तो तुमने तो ये OH आप बेस लिख दिए, यहाँ OH concentration of solution है, तो वाटर के OH ऐड करने के बाद यहां रखे जाएंगे। तो बच्चे इस चीज में गलती करते हैं तो उनका आंसर गलत आ जाता है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि गलती हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि पहले पीओएच निकालो। पीओएच निकालने से क्या होता है, वो गलत होता ही नहीं है क्वेश्चन। हमने कुछ अलग नहीं किया ना, मैंने देखा कि ये कोई टफ क्वेश्चन है, मैंने अपने उसी फॉर्मेट से कर दिया, अपने आप आंसर सेट कर लेता है। तो जब भी कोई बेस हो तो आप हमेशा पीओएच निकालना, नहीं तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी, और जैसे ही आप वो बातें भूले क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। इसमें क्या है, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है कि जो याद रखना पड़े, आप उसी फॉर्मेट में डालते जाओ, क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो, क्वेश्चन नॉर्मल हो तो भी उसी फॉर्मेट में डाल दो, और क्वेश्चन टफ है तो भी उसी फॉर्मेट में डालो, मतलब उसी कॉन्सेप्ट में डालो, आंसर अपना सेम ही आएगा, मतलब सही आएगा। अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार हमें यहाँ ये याद रखना है, वाटर ऐड करना है, ऐसा करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। तो जब भी किसी बेस का पीएच पूछेगा तो पहले हम क्या करेंगे, पीओएच निकालेंगे, फिर पीएच निकालेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस निपट गया,
बस बस थोड़ा सा और। अब जरा देखो, मान लो, बस थोड़ा देर से भी तो आया था, मान लो एसिड का मिक्सचर हो, बेस का मिक्सचर हो, तो अभी तो इंडिविजुअल एसिड में खेल रहे हो, एक से ज्यादा एसिड है, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसे करोगे? तो देखो, हेडिंग नंबर 3, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जरा 1 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, कॉन्सेप्ट समझ लो फिर करना, है ना बातें। गौर सुनो, अब मैंने एक से ज्यादा एसिड ले लिए, अब मैंने एक से ज्यादा बेस ले लिए, अब मैं कह रहा हूं पीएच बताओ, तो अब देखो इसका पीएच कैसे निकालोगे? देखिए, ये हमारा एक एसिड है H, इसका कंसंट्रेशन 1, वॉल्यूम V1। ये हमारा दूसरा एसिड है, हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, सेम एसिड भी हो सकते हैं, डिफरेंट एसिड भी हो सकते हैं। अब इसका कंसंट्रेशन ये है, वॉल्यूम ये है। अब आपने दोनों को मिलाया और ये बना हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है यार इसका पीएच बताओ, तो मैंने कहा ठीक है बता देंगे, इसमें क्या है। जिसका पीएच पूछ रहा है उसी के एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें रखने हैं। पीएच तुम रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पूछ रहे हो, तो एचाइन कंसंट्रेशन आप किसके रखोगे? रिजल्टेंट सॉल्यूशन के रखोगे। तो हमें एचाइन कंसंट्रेशन चाहिए किसका? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। अब एचाइन कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलरिटी होती है। तो मोलरिटी कैसे निकलती है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब मोल ऑफ एचाइन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? भाई तुम इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहे हो, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहे हो, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का एचाइन कंसंट्रेशन चाहिए हमें। अब एचाइन कंसंट्रेशन क्या है? मोलरिटी है। तो मोलरिटी कैसे निकली? जिसका कंसंट्रेशन चाहिए उसके मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना हुआ? V1 ये डाला, V2 ये डाला, V1 प्लस V2 हो गया। अब मोल ऑफ एचाइन निकालने हैं, तो देखो आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन में पढ़ाया है। मोल जो होते हैं M इंटू वी होते हैं इन लीटर, उसी का कंसंट्रेशन उसी के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो मोल बन जाता है। उसी का कंसंट्रेशन उसी के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो मोल बन जाता है। लीटर में है तो मोल, ml में है तो मिलीमोल। M इंटू वी का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? मोल आता है। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। यदि वॉल्यूम ml में होगा तो मिलीमोल मिलेगा, लीटर में रखोगे तो मोल मिलेगा। अच्छा, किसके मोल मिलेंगे? जिसका कंसंट्रेशन होगा। अब यहां देखो m इंटू वी दिया है, मैंने मल्टीप्लाई मारा m इंटू वी, तो ये क्या आ गए? मोल ऑफ H। कंसंट्रेशन किसका है? एसिड का, तो मोल भी किसके आएंगे? एसिड के आएंगे। अच्छा, यहां भी कर दो भाई m इंटू वी, मोल ऑफ HB। कंसंट्रेशन किसका है? एसिड का, तो मोल किसके आएंगे? एसिड के आएंगे। क्लियर है? हमें क्या एसिड के मोल रखने हैं, एचाइन के रखने हैं। तो यार एसिड के मोल मिल गए तो एचाइन के मोल बनाओ। तो क्या है? वही एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई। एटॉमिसिटी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गए मोल ऑफ एचाइन। इतने एचाइन यहां से चल रहे हैं। यहां से कितने एचाइन चल रहे हैं? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करो, मोल ऑफ एचाइन। क्लियर है? अब मैं थोड़ा शॉर्टकट जाता हूं, पहले तो मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब देखो एचाइन के जब भी मोल निकालने हो तो कैसे निकालोगे? M इंटू वी किया, एसिड के मोल आ गए, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ एचाइन आ गए। देखो M इंटू वी किया, एसिड के मोल आ गए, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, मोल ऑफ एचाइन आ गए।
इतने मोल एचआईन यहां से यहां पहुंचे, इतने मोल एचआईन यहां से यहां पहुंचे, तो टोटल मोल ऑफ एचआईन कितना हो गया? है कि नहीं? अब एचआईन कंसंट्रेशन आ गया है तो बस वो पीएच वाला फार्मूला चिपकाना है। हाँ बेटे, हाँ ये लिखा है ना, मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस, मतलब या तो सिर्फ एसिड के मिक्सचर होंगे या सिर्फ बेस के होंगे, एसिड एंड बेस के मिक्सचर नहीं है, वो अभी अलग पढ़ाऊंगा। तो करना क्या है, आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच पूछ रहा है। देखो गौर से देखना, बहुत सारे लोग इसको ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में पढ़ाते हैं या N1B1 N2B2 के फॉर्म में पढ़ाते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये 3 जगह पे यूज होता है। मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज होगा, वहां वो कंसंट्रेशन पूछेगा तो कंसंट्रेशन पूछेगा मोलरिटी, और तुम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे झोंक दोगे? तो एक चीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट, जबकि दोनों चीजें एक ही हैं। तो आप सिर्फ मोल में रखो चाहे जब आए। इस तरह का कॉम्बिनेशन 2-3 चैप्टर में मिलेगा, हम हर बार यही सॉल्व करेंगे। यदि कोई बच्चा शुरुआत से पढ़ रहा है तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने यही किया है, मिक्सचर ऑफ एसिड की मोलरिटी कैसे निकालोगे, डिट्टो यही फार्मूले बनाए, यही क्वेश्चन किए हैं। तो यही काम करना है, जैसे बच्चे ने पीछे पढ़ रखा है तो उसके लिए तो रिपीट है कि अच्छा इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जरा देखो क्या करना है, ये 2 एसिड है, इसीलिए मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं, ये एसिड है, ये एसिड है, और सोल्यूशन चाहिए कि रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच बताओ। तो हमारा फार्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो किसी तरह से सोल्यूशन का एच एन कंसंट्रेशन मिल जाए तो सोल्यूशन का पीएच निकल आएगा। तो भाई ये दोनों एसिड हैं तो रिएक्शन तो कोई होनी नहीं है, तो इधर एचआईन कितने हैं, एम इंटू वी इंटू एटोमिसिटी, इधर एचआईन कितने हैं, एम इंटू वी इंटू एटोमिसिटी। तो दोनों का सम यहां पे आ गया, तो मोल ऑफ एचआईन डाल दिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डाल दिया, इसका कंसंट्रेशन आ गया, और कंसंट्रेशन आ गया तो फिर हमें क्या करना है, पीएच वाला फार्मूला चिपका देना है। तो बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, क्वेश्चन तो करके दिखाओ। तो मैंने कहा चलते हैं। नहीं ये नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ जाएंगे तब इनको करना है। रुक जाइए मैं लिखता हूं, देखो ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दो, मैं लिख के दे रहा हूं। 1 लीटर 0.1 मोलर HCl मिक्स विद 2 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अब आपको इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। 2 एसिड को मिलाया है। अब देखो अभी पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत रायता फैलाया है, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे, जैसे पढ़ाया वैसे लिखेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का एचआईन, है ना। अब देखो कैसे निकलता है, हमारा फार्मूला क्या है, मोल ऑफ एचआईन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ये डाला, 2 लीटर ये डाला, तो टोटल कितना हो गया, ठीक है। अच्छा अब मोल बना रहे हैं, देखना, m इंटू वी, कलर चेंज करो, m इंटू वी, तो m इंटू वी मोल ऑफ HCl इंटू एटोमिसिटी, मोल ऑफ एचआईन आ गए, मल्टीप्लाई मारो 0.1 प्लस m इंटू वी मोल ऑफ H2SO4 इंटू एटोमिसिटी, मोल ऑफ एचआईन आ गए, इतने मोल एचआईन इधर से आए, इतने इधर से आए, तो टोटल एचआईन आ गए। सही है, सबका सही चल रहा है ना। अच्छा ओ 0.9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 इंटू 10 की पावर -1 है कि नहीं।
अब एचाइन आ गया तो क्या करोगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन, तो वाटर हटा दे भाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है ना, तो वाटर हटा दे। अब कैसे लिखा जाता है, कहां प्लस होगा, सही है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी मिक्सअप किया जाएगा तो हम वही काम करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखो लैंग्वेज का खेल, यहां लैंग्वेज थोड़ी इजी थी। अब एक क्वेश्चन इसी में मैंने, मुझे ध्यान है मैंने अभी नीचे करा के आया हूं, ये सारे क्वेश्चन नीचे करा आया हूं यार। वो लोग आपकी उस दिन वो पिज्जा के चक्कर में क्लास नहीं हुई, उधर क्लास हो गई, तो वो लोग थोड़ा आगे चल गए। अब आप लोग, मैं सोच रहा था कि आज आप तब तक बैठोगे जब तक बराबर नहीं आएंगे, मगर आपका, अरे रुक, वो क्वेश्चन कहां बग गया, एक मिनट रुकिए। अरे रुको भाई, वो क्वेश्चन इधर भी तो होना चाहिए, उस स्लाइड में है तो, अरे ये, हाँ ये है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब जरा देखो, अब देखो, अब क्या है, अब उसने लैंग्वेज सेट की है, साइंस है तो वो लैंग्वेज से भी तो डराता है। अब देखो लैंग्वेज सेट हुई इसी क्वेश्चन में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू एसिड HCl, pH इक्वल टू 3 और pH इक्वल टू 5। एक कॉन्सेप्ट बता दें आपको, देखो यदि pH दिया है और डायरेक्ट एचायन निकालना है, एचायन इक्वल टू 10⁻⁻pH होता है। और ये कैसे आता है, तो भाई इसको ऐसे लिख लेंगे तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा है। अब एंटी लॉग ले लो, लॉग हटाना है तो एंटी लॉग ले लिया, तो एंटी लॉग लेने पर बेस यहां कितना है 10, क्योंकि लॉग लिखा है तो ये बेस के ऊपर चला गया। ये देखो, है ना, तो एचायन इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻pH। तो हम अब डायरेक्ट यूज करेंगे, कैसे आता है वो मैंने सिखा दिया है। ओ एचायन कितना है, 10⁻⁻POH। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट जो था वही है, हमसे कह रहा है कि यार दो एसिड मिलाए हैं, आप पीएच बताओ। तो हमने कहा यार हमें तो फार्मूला एक ही आता है, एच एन इक्वल टू मोल ऑफ एच एन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो पढ़ाया है मैंने अभी तक, तो हम लोग उसी पर डटे रहेंगे। पहला सोल्यूशन क्या है, जिसमें इक्वल वॉल्यूम है, तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब बराबर, आपका जो मन है वो बराबर मान लो, 10-10 मान लो, 20-20 मान लो, 2-2 मान लो, 1-1 मान लो, तो सबसे आसान होता है 1-1, एक का डिवीजन भी आसान, एक का मल्टीप्लाई भी आसान, इसलिए 1-1 मानना है। मगर मान कुछ भी लो, बस दोनों के सेम मानना है। तो मैंने 1 मान लिया, तो देखो 1 लीटर है और एचआईएन कितने, 10⁻⁻3, ये देखो, तो m इंटू वी किया, मोल ऑफ एचआईएन आ गए डायरेक्ट, क्यों, तुमने कंसंट्रेशन किसका दिया है, एचआईएन का, तो मोल भी किसका है, एचआईएन की, तो ये तो और इजी हो गया, डायरेक्ट एचआईएन मिलना है, m इंटू वी मोल ऑफ एचआईएन, m इंटू वी मोल ऑफ एचआईएन, इक्वल वैल्यू मानना है तो 1-1 मान लिया। ये समझ पा रहे हो कैसे लिख दिया, m इंटू वी मोल ऑफ एचआईएन, m इंटू वी मोल ऑफ एचआईएन, तो टोटल मोल ऑफ एचआईएन कितने हो गए। अच्छा, टोटल वैल्यूम 1 लीटर ये, 1 लीटर ये, 1 मिनट पहुंचने तो दो बेटा वहां तक। अब इसको जोड़ो सब लोग, ठीक है, आप जोड़ोगे तो यही आएगा, 100 इंटू 10⁻⁻5,
10 की पावर -5 कॉमन ले लिया तो 100 + 1 101, 101 इंटू 10 की पावर -5, तो -3 में लिखोगे तो 1.01 इंटू 10 की पावर -3, 5 भी तो लिखा है। अरे बेटा यहाँ जीरो लगा दिया ना, पॉइंट लगा दिया। ये यहां से डायरेक्ट यहां कैसे कूदा हूं, समझ गए हो? अच्छा, अब हमारे पास डिवाइड करके कोई एक लोग जरा बताना मुझे। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा, देखना थोड़ा डरना नहीं, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं जैसे आपका डर कम हो जाए। इसको 10.1 लिखो और इसको 4 लिख लो, तो उसका क्या है, दो दो बार सेटिंग नहीं बैठानी पड़ेगी। ये आया 101 इंटू 10 की पावर -5, मैंने उसको लिख लिया 10.1 इंटू 10 की पावर -4, और 2 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया। अब आपको एचाइन मिल गया तो हमने पीएच मार दिया। वाटर ऐड होगा नहीं, क्योंकि 10 की पावर -6 से बड़ा है। तो देखो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 माइनस यहां से यहां तक log 5.05, log 5 की वैल्यू 0.7, तो 3.3, तो 3.3 के अप्रॉक्स आंसर आ गया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आया। उसने क्या किया, डायरेक्ट एसिड की वैल्यू न देके एचायन का कंसंट्रेशन दे दिया। अभी तक क्या था, एचायन का कंसंट्रेशन न देके एसिड का कंसंट्रेशन देता था। तो तुम डायरेक्ट एचायन का कंसंट्रेशन दे रहे हो तो हमारे लिए और इजी हो गया, डायरेक्ट एचायन के मोल मिल गए। कंसंट्रेशन मोलारिटी इंटू मोल, मोलारिटी इंटू वैल्यूम मोल, तो एचायन का कंसंट्रेशन है, वैल्यूम 1 रखना है, तो मोल ऑफ एचायन यहां आ गए, मोल ऑफ एचायन यहां आ गए, चिपका दिया, टोटल मोल आ गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लगातार चल रहे हैं, हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे। अब जरा देखो यार, मिक्सचर ऑफ एसिड जैसे ही है वैसे ही मिक्सचर ऑफ बेस है, मगर मिक्सचर ऑफ एसिड इंटू बेस, यदि एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए तो, है कि नहीं, कि एसिड और बेस को मिला दिया तो कैसे बनेगा। तो बस इतना ही आप लोग पीछे उनसे, उनको एसिड बेस का मिक्सचर पढ़ा दिया है, आपको नहीं पढ़ाया। तो यदि 2 मिनट दो तो बराबर आ जाओ, क्योंकि कल की क्लास जो 9 बजे है वो मिक्स है, प्रॉब्लम यहां है, एक साथ हो। ठीक है, तो बस 2 मिनट मुझे दे दो। एसिड आई, कितना टाइम हो गया है, आप 3:10, 4 मिनट दो सिर्फ। हाँ। अच्छा ठीक है, कल उनका हम लोग 10 मिनट रिवीजन मार देंगे। ठीक है, जाओ मस्ती करो भाई फिर। अच्छा ये समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है, रिवीजन करके आना कल, और कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, 9 बजे जो क्लास है, ध्यान रखना।